आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका कल एग्जाम है। तो अगर आपको अमालगमेशन चैप्टर का कुछ भी नहीं आता है और अगर आपने ये सम पूरा एंड तक कर लिया तो आपको दोनों मेथड्स इसमें समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से पूरा सम समझिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके एक सम में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। देखिए इस सम में क्या हो रहा है, दो कंपनियां हैं, एक है आलू, एक है अखरोट। ये दोनों कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन रही है जिसका नाम है बादाम लिमिटेड। तो इसी को ही अमालगमेशन बोलते हैं। जब दो कंपनी मिलके तीसरी कंपनी बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। तो इसका मतलब बादाम लिमिटेड ने अखरोट को और आलू को खरीद लिया। जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, पैसे देते हैं। पैसे को ही बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो बादाम लिमिटेड जो है वो आलू को भी पैसे देगा और अखरोट को भी पैसे देगा और उसी को क्या बोलेंगे, पीसी। परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ तीन चीजें आती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और कैश। इसके अलावा कुछ भी आता नहीं है। तो याद रखिएगा कि परचेज कंसिडरेशन में कितनी चीजें आएंगी, तीन चीजें, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और कैश। ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर के साथ प्रीमियम आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी प्रीमियम आ सकता है। अमालगमेशन के अंदर दो मेथड्स होती है। एक मेथड का नाम है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दूसरी मेथड का नाम है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। दोनों ही मेथड में पीसी दैट इज परचेज कंसिडरेशन तो निकालना ही पड़ता है, वो एक ही बार निकलता है। लेकिन जब हम लोग नेट एसेट्स निकालते हैं तो वो दोनों मेथड्स के लिए अलग बनता है। ये आपको आलू और अखरोट की बैलेंस शीट दी हुई है जो लायबिलिटी साइड की है और ये एसेट दिया है आलू और अखरोट का। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ बादाम लिमिटेड। हमको बादाम लिमिटेड के बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन दो मेथड से बनानी है। पहला अमालगमेशन इन द फॉर्म ऑफ परचेज और दूसरा अमालगमेशन इन द फॉर्म ऑफ मर्जर। मतलब दो मेथड से इस सम को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पीसी बनाएंगे क्योंकि पीसी एक ही बार बनेगा, दोनों मेथड्स के लिए कॉमन है। फिर इसके बाद नेट एसेट्स बनाएंगे। नेट एसेट्स परचेज मेथड से भी बनाएंगे और मर्जर मेथड से भी बनाएंगे और लास्ट में बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी परचेज मेथड से भी बनाएंगे और मर्जर मेथड से भी बनाएंगे। तो काफी लंबा सम होगा, लेकिन यही सम काफी होगा आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है आलू और अखरोट की। लिखा हुआ है, आलू एंड अखरोट वर अमालगमेटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। A new company, Badam Limited, was formed to take over the business of existing companies. ये दोनों कंपनीज को टेक ओवर किसने कर लिया, बादाम लिमिटेड ने। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दी हुई है दोनों कंपनियों की और ये एसेट साइड दिया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए तीन चीज चाहिए होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस और कैश। परचेज कंसिडरेशन कुछ नहीं होता, नई कंपनी जो पुरानी कंपनी को पैसा देती है इक्विटी के फॉर्म में या प्रेफरेंस के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में, उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला काम होता है पीसी निकालना, दैट इज परचेज कंसिडरेशन निकालना। उसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं अभी। बादाम लिमिटेड विल इशू 2 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ आलू लिमिटेड। बादाम लिमिटेड ने बोला कि मैं 2 शेयर दूंगा, किसके बदले, 3 इक्विटी शेयर के बदले ऑफ आलू लिमिटेड, एंड 1 इक्विटी शेयर फॉर 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ अखरोट लिमिटेड। और वैसे ही अखरोट को वो 1 इक्विटी शेयर देगा अपनी कंपनी का, किसके बदले, 3 इक्विटी शेयर के बदले। The shares are to be issued at ₹20 each, having face value of 10। नई कंपनी जो है बादाम लिमिटेड, वो एक शेयर 10 रुपए का है, वो 20 रुपए के हिसाब से देगी। फेस वैल्यू कितने की है, 10 का है, लेकिन देगी कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से, मतलब 10 रुपए प्रीमियम देगी। तो पहले आलू की बात करते हैं। आलू को कितने शेयर मिलेंगे, 2 शेयर मिलेंगे, किसके बदले, 3 के बदले। पहले देखते हैं आलू के पास कितने शेयर्स थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ 18 लाख रुपए के इक्विटी शेयर थे। एक शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का था। तो अगर 18 लाख डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएंगे जो आलू के थे। तो आप करेंगे कैलसी पे 18 लाख डिवाइड बाय 10 तो आ जाएगा 1,80,000। तो देखिए मैं लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ पीसी, यहाँ लिख दिया इक्विटी शेयर, यहाँ लिख दिया आलू के 1,80,000। 1,80,000 कैसे है आपको मालूम पड़ गया, आलू के एग्जिस्टिंग शेयर्स 1,80,000 नंबर्स के थे, मतलब 1,80,000 शेयर थे। उसको कितने शेयर दिए, 2 शेयर दिए, कितने के बदले, 3 के बदले। तो कर दिया इंटू 2 डिवाइड बाय 3। जो देते हैं उसको ऊपर लिखने का, जितने के बदले लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो इसलिए इंटू 2 डिवाइड बाय 3 कर दिया। और एक शेयर कितने का था, 20 का था, लेकिन फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो फेस वैल्यू के ऊपर जो भी आता है वो प्रीमियम होता है, इसलिए इंटू 10 कर दिया। तो ये आ गया 12 लाख। और वैसे ही बाकी का 10 रुपए कहाँ जाएगा, प्रीमियम में। तो यह लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, सेम टू सेम 1,80,000 का 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 10, तो 12 लाख प्रीमियम भी आ गया। सिंपल है। डायरेक्टली इंटू 20 मत कर दीजिएगा क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो 10 के ऊपर जो भी जाएगा वो क्या होगा, प्रीमियम होगा। अब अखरोट की बात करते हैं। अखरोट को कितने शेयर दिए थे, 1,
कितने के बदले? 3 के बदले। तो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो अखरोट के लिए 12 लाख रुपए के शेयर थे और एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। तो आप कैलसी पे कर सकते हैं 12 लाख डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा 1,20,000 शेयर, मतलब शेयर्स के नंबर आ गए 1,20,000। तो यहाँ लिख दिया, देखिए अखरोट 1,20,000। 1,20,000 कैसे है आपको बताया मैंने। देने कितने शेयर है? एक शेयर देना है, किसके बदले? 3 के बदले, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आ गया इंटू 1 डिवाइड बाय 3। और एक शेयर कितने का है? 20 का है, लेकिन 10 रुपए शेयर के, 10 रुपए प्रीमियम के, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। इंटू 10 लिख दिया तो ये आ गया 4 लाख। और वापिस से अखरोट का भी प्रीमियम आ गया 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 10, तो 4 लाख प्रीमियम भी आ गया। ईजी। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की। Preference shareholders of two companies are issued equivalent number of 15% preference share of 100 each at a price of 110 per share. ऐसा बोला है preference share of two companies are issued equivalent number. Equivalent number मतलब जितना लिया उतना दिया। पिछले एडजस्टमेंट में बोला था 2 शेयर दिए 3 के बदले, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 3 किया था। यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर दिया। इक्विवेलेंट का मतलब 1 के बदले 1, इंटू 1 डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं, इजीली समझना हो तो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर थे कितने, किसके? आलू के प्रेफरेंस शेयर थे 7 लाख रुपीस के। एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का था, तो अगर नंबर फाइंड करना हो तो हम करेंगे 7 लाख डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 7,000 शेयर्स। 7,000 शेयर थे, एक शेयर के बदले एक दिया, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 1। लेकिन एक शेयर कितने का दिया है? एक शेयर था कितने का? 100 का, लेकिन दिया कितने में? 110 में। तो 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, तो 100 अलग और 10 अलग कर देंगे। तो देखिए आ गया प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले आलू का 7,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 मैंने भी आपको समझाया इंटू 100, और प्रीमियम के लिए 7,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 10। तो कैपिटल आ गया 7 लाख और 70,000 क्या आ गया? प्रीमियम। अब अखरोट का निकाल लेते हैं। अखरोट के कितने शेयर थे? 5 लाख। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 किया तो कितना है? 5,000 शेयर्स आ गए। इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100 करूंगा तो कैपिटल पे आ जाएगा। 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 10 करूंगा तो प्रीमियम में आ जाएगा। तो देखिए प्रेफरेंस में आ गया अखरोट के अंदर 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, तो ये 5 लाख अखरोट के अंदर प्रेफरेंस में आ गया। और 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 10 कर दिया तो 50,000 क्या आ गया? प्रीमियम आ गया। इजी। मैंने आपको बताया था परचेज कंसिडरेशन में 3 चीज आ सकती है, इक्विटी, प्रेफरेंस और कैश। इक्विटी प्रेफरेंस तो हो गए। अब देखते हैं कैश के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो डिबेंचर्स के ऊपर है। डिबेंचर्स पीसी में आता नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 4 स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के ऊपर है, वो भी परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता है। तो इसका मतलब मेरा काम हो चुका है। पीसी में सिर्फ 3 चीजें आती है, वापस बता रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑफ कोर्स उसका प्रीमियम है तो वो, और लास्ट में कैश। कैश इस सब में नहीं है एडजस्टमेंट में, इसलिए उसको लिखेंगे नहीं। और अब पीसी का टोटल कर दिया तो ये टोटल आ गया 31,70,000 और 13,50,000। ये याद रखिएगा, आगे समझाऊंगा तब समझ में आएगा। एक काम हो चुका है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। दोनों कंपनी का पीसी निकल चुका है। दोनों मेथड में काम आने वाला है, वापस से निकालूंगा नहीं। नेट एसेट में दोनों अलग अलग मेथड से निकालूंगा, लेकिन पीसी सिर्फ एक ही बार बनता है। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो हमको अमालगमेशन करना इन द नेचर ऑफ परचेज में भी और मर्जर में भी। अभी हम लोग परचेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। कौन सी मेथड? परचेज मेथड। परचेज मेथड में हम लोग को नेट एसेट्स निकालना पड़ता है। नेट एसेट्स का मतलब होता है सारे एसेट्स को प्लस करो, सारे लायबिलिटीज को माइनस करो। कौन सी वैल्यू पे? न्यू वैल्यू पे, जो एडजस्टमेंट में दी होती है। इस सब में एडजस्टमेंट सिर्फ डिबेंचर्स के ऊपर है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस तो हो चुका है, वो तो हमने कर दिया। लायबिलिटी साइड पे सिर्फ डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट है और किसी चीज के ऊपर नहीं है। आपके मन में आएगा सर नंबर 4 रिजर्व्स के ऊपर भी है। रिजर्व्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोग लायबिलिटीज, हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। रिजर्व जो होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है, इसलिए अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। एसेट्स के ऊपर कोई न्यू वैल्यू दी नहीं है, तो एसेट सेम टू सेम आ जाएंगे। लायबिलिटीज जब माइनस करेंगे तो डिबेंचर जब माइनस करेंगे तब एडजस्टमेंट पड़ेंगे। सिंपल है। तो परचेज मेथड में हम लोग क्या क्या माइनस करते हैं, मैं अभी आपको वो समझा रहा हूं। परचेज मेथड में हम लोग सारे एसेट्स ले लेंगे, लेकिन अगर फिक्टिशियस एसेट्स दिया होगा तो उसको नहीं लेंगे। इस सम में फिक्टिशियस एसेट है या नहीं है देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग तो रियल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी रियल एसेट है, फिर इन्वेस्टमेंट भी आपका रियल एसेट है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस भी रियल एसेट है। मतलब इस सम में फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है डिबेंचर डिस्काउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, जो असली में एसेट नहीं होते लेकिन एसेट साइड पे कई बार लिखे होते हैं। तो अगर वो होते तो मैं वो नहीं लेता, इस सम में नहीं है।
और इस सम में किसी भी एसेट की न्यू वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो सारे के सारे एसेट्स ओल्ड वैल्यू पे ले लेंगे। तो सारे अलग अलग लिखूं या सीधा टोटल लिख दूं, एक ही बात है। तो आप डायरेक्टली टोटल भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख के टोटल भी कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो मैं सीधा टोटल लिख दूंगा 40 lakhs और 27 lakhs। तो देखिए ये कौन सी मेथड कर रहा हूं मैं, परचेज मेथड कर रहा हूं, लिख देता हूं ब्रैकेट में परचेज मेथड। क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करने थे, एसेट्स कॉपी करने थे, मैंने एसेट्स कॉपी कर दिए टोटल 40 lakhs और 27 lakhs। आप इंडिविजुअली चाहे तो लिख सकते हैं, पर आएगा तो सेम ही, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप 40 lakhs और 27 lakhs। इसमें से लायबिलिटीज माइनस करनी है, अगर न्यू वैल्यू दियो तो न्यू वैल्यू, नहीं तो बुक वैल्यू। तो लायबिलिटी नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिल्स पेबल माइनस कर दूंगा 50,000 80,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा 50,000 और 80,000। वैसे ही क्रेडिटर्स भी कॉपी कर दूंगा 2 लाख और 1.5 लाख। देखिए सबसे पहले कॉपी कर दिया बिल्स पेबल 50,000 80,000, फिर क्रेडिटर्स भी कॉपी कर दिया 2 लाख और 1.5 लाख। माइनस करना है, अभी कॉपी कर रहा हूँ, एक साथ माइनस कर देंगे। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स के बाद और दिया है पब्लिक डिपॉजिट, इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, अभी कॉपी कर दूंगा कितना 50,000 और 70,000। तो देखिए पब्लिक डिपॉजिट भी कॉपी कर दिया 50,000 और 70,000, इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए ओल्ड वैल्यू दैट इज बुक वैल्यू ले ली। इसके ऊपर आया डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ, इसलिए डायरेक्टली मैं कॉपी नहीं कर सकता, माइनस करने के लिए एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बोला है थर्ड एडजस्टमेंट में, 13% डिबेंचर ऑफ आलू एंड अखरोट आर डिस्चार्ज बाय बादाम लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each सो एज टू मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा, ऐसा बोला है सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन करना है। जब भी सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन करना होता है, ऐसा बोला हो, तो पहले वाले डिबेंचर के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होता है, नए वाले परसेंटेज से डिवाइड करना होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ डिबेंचर्स 13%, तो हम लोग क्या करेंगे, आलू की बात करते हैं, 1,80,000 डिबेंचर है, इंटू 13% करूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा नए वाले परसेंटेज से। नया वाला परसेंटेज है 15%। इसका लॉजिक क्या है बता देता हूं। डिबेंचर्स जो थे वो थे 13% डिबेंचर्स, कितना अमाउंट था 1,80,000, ये आलू की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं करूंगा 1,80,000 इंटू 13%, तो आएगा 23,400। हमको क्या करना है, यही डिबेंचर इंटरेस्ट मेंटेन करना है, ऐसा बोला है सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये 23,400 ही मेरे को मेंटेन करना है। लेकिन जो नया परसेंटेज है वो 15% है, तो मुझे ये नया डिबेंचर चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से यूं गया तो ये मल्टीप्लाई है, उल्टा आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो अभी आप करेंगे 23,400 डिवाइड बाय 15%, क्या 23,400 डिवाइड बाय 15%, तो आपको डिबेंचर की न्यू वैल्यू आ जाएगी आलू की, जो आएगी 1,56,000। ये डिबेंचर की न्यू वैल्यू आ गई किसकी, आलू की। तो देखिए डिबेंचर्स आ गया 1,56,000। वैसे ही अखरोट के भी कर लेंगे। अखरोट का डिबेंचर है 75,000 और परसेंटेज कितना है 13%, तो हम करेंगे 75,000 इंटू 13%, तो आएगा 9,750। हमको अभी भी 9,750 मेंटेन करना है, लेकिन ये 13 का कितना हो गया है 15%, तो उल्टा जाएंगे तो करेंगे 9,750 डिवाइड बाय 15%, तो आ जाएगा 65,000। मतलब डिबेंचर की न्यू वैल्यू अखरोट की आ गई 65,000। तो देखिए 65,000 यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग जो मेथड कर रहे हैं, परचेज मेथड कर रहे हैं। परचेज मेथड में जो हम लोग लायबिलिटीज माइनस करते हैं, तो करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी माइनस नहीं करते हैं, यही फर्क है। तो परचेज मेथड में हम लोग क्या माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे और नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, इसके अलावा कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो देखिए इसके बाद मैंने कुछ भी माइनस नहीं किया, इन सब का टोटल किया, तो ये लायबिलिटीज का टोटल आ गया। हमारे पास एसेट्स का टोटल था, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया, तो हमारा नेट एसेट्स आ गया 35,44,000 और अखरोट का आ गया 27 lakhs में से 3,65,000 माइनस किया तो 23,35,000। ये हमारा नेट एसेट्स आ चुका है। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कि पीसी बड़ा है कि नेट एसेट बड़ा है। नेट एसेट बताता है कि आलू और अखरोट की कंपनी की वैल्यू कितनी है। आलू और अखरोट की कंपनी की वैल्यू इतनी है 35,44,000 और 23,35,000। लेकिन परचेज कंसिडरेशन बताता है बादाम लिमिटेड इनको पैसा कितना दिया, तो पैसा दिया था 31,70,000 और 13,50,000। तो अगर ज़्यादा पैसा दिया होता, दैट इज पीसी अगर बड़ा होता तो गुडविल आता, पीसी अगर छोटा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा।
पीसी देखिए आलू का कितना है 31,70,000 और नेट एसेट है 35,44,000। तो इसका मतलब पीसी छोटा है। जब पीसी छोटा होता है तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अगर पीसी बड़ा होता तो क्या आता, गुडविल आता। तो इस सब में सबसे पहले कैपिटल रिजर्व आ जाएगा NA माइनस पीसी। तो ये आ गया 3,74,000। कैसे आया, NA था 35,44,000, उसमें से माइनस कर दिया 31,70,000। तो आलू का कैपिटल रिजर्व आ चुका है 3,74,000। वैसे ही अखरोट की बात करते हैं। अखरोट की कंपनी की वैल्यू थी 23,35,000, लेकिन बादाम ने दिए कितने उसको, पीसी 13,50,000 कम दिए, वापस से कम दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आ गया NA माइनस पीसी। अखरोट का आ गया 9,85,000। दोनों कैपिटल रिजर्व ही है, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल कैपिटल रिजर्व आ गया 13,59,000। एक अगर गुडविल आया होता, एक कैपिटल रिजर्व आया होता, ऐसा भी हो सकता है। तब हम लोग क्या करते, दोनों को प्लस नहीं करते, माइनस कर देते, और जो बड़ा होता, जैसे गुडविल बड़ा होता तो गुडविल का नाम आ जाता, कैपिटल रिजर्व बड़ा होता तो कैपिटल रिजर्व का नाम आ जाता। इस सब में दोनों ही कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि दोनों ही केस में NA बड़ा है, इसलिए क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। दोनों कैपिटल रिजर्व को प्लस किया तो कितना आ गया, 13,59,000। ये जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, कौन सी मेथड से, वापस से परचेज मेथड से। ये परचेज मेथड से बैलेंस शीट बनेगी। इक्विटी क्या आएगा, जो नई इक्विटी आई थी वो हमने पीसी में निकाली थी वो। तो देखिए इक्विटी आएगा, ये रहा, आलू का 12 लाख और अखरोट का 4 लाख, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 16 लाख। तो देखो सबसे पहले हेडिंग डाल दी इक्विटीज एंड लायबिलिटी, उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी आ गया 16 लाख। ये पूरा फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, तो क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इक्विटी के बाद प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस भी नए वाले हमारे पास पीसी में है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्रेफरेंस है कैपिटल दिख रहा होगा आपको, एक 7 लाख और एक 5 लाख, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 12 लाख। तो देखिए प्रेफरेंस आ गया 12 लाख। क्लियर है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग डालेंगे और सारे प्रीमियम को एक साथ प्लस कर देंगे, क्योंकि पीसी बनाया था तो उसमें प्रीमियम भी आया था। तो देखिए पीसी के अंदर प्रीमियम था 12 लाख, 4 लाख, 70,000 और 50,000, सबको प्लस कर दिया। 12 लाख प्लस 4 लाख 16 लाख, 16 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000, तो आ जाएगा 17,20,000। तो देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 17,20,000। साथ में एक और चीज़ आएगी जो है, अभी हमने निकाली थी कैपिटल रिजर्व, क्योंकि पीसी छोटा था, NA बड़ा था। तो ये जो CR आया था 13,59,000 वो भी लिख देंगे, क्या नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व 13,59,000। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस था। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने क्योंकि नेट एसेट में माइनस नहीं किया था, तो अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सब कुछ इग्नोर करेंगे। लेकिन दो चीजें कंपलसरी रिजर्व होती है, अगर एडजस्टमेंट में बोला है तो। एडजस्टमेंट नंबर 4 ऐसा बोला हुआ है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। 2 साल तक मेंटेन करने को बोला है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को। स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब सिर्फ 2 ही रिजर्व होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और एक होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, ये तीनों होते नहीं है, तो इनको तो टच ही नहीं करना। सिर्फ ये 2 रिजर्व जो है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये कॉपी कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला था इसलिए। अगर एडजस्टमेंट में नहीं बोला था तो ये भी नहीं करते, क्योंकि ये परचेज मेथड है, इसलिए इसमें रिजर्व्स को कंसिडर नहीं करते। एक्सेप्ट कंपलसरी रिजर्व जो 2 हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इसको कॉपी कर देंगे लायबिलिटी साइड पे भी और एसेट साइड पे भी अलग नाम से, ताकि सेट ऑफ हो जाए, लेकिन लिखना जरूर होता है, तो इनको कॉपी कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है, 1 लाख प्लस 70,000 इज 1,70,000 और एक्सपोर्ट रिजर्व 1,50,000 प्लस 80,000 इज 2,30,000, कॉपी कर दूंगा। तो देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कॉपी कर दिया। जैसे ही कॉपी किया, मैंने आपको बताया था असली में कॉपी करना नहीं होता, एडजस्टमेंट में बोला था इसलिए कॉपी किया, इसलिए इसकी सेम टू सेम इफेक्ट, दैट इज 170 प्लस 230 4 लाख की इफेक्ट एसेट साइड पे भी दे दूंगा एमालगमेशन एडजस्टमेंट के नाम से, ताकि सेट ऑफ हो जाए। तो देखिए एसेट साइड पे भी लिख दूंगा मैं एमालगमेशन एडजस्टमेंट कितना, 4 लाख। ये 4 लाख कुछ नहीं है, ये जो 2 कंपलसरी रिजर्व्स थे उसी को ही टोटल करके लिख दिया है। इजी। हमारा शेयर कैपिटल हो चुका है, रिजर्व सरप्लस हो चुका है। उसके बाद कॉपी करना सब कुछ, उसमें किसी की न्यू वैल्यू दी हो तो न्यू वैल्यू लेने की, बाकी सब ओल्ड वैल्यू कॉपी कर देने की। डिबेंचर्स की न्यू वैल्यू थी, हमने नेट एसेट में लिखी थी वो, बाकी सब की तो ओल्ड वैल्यू थी, तो सब कुछ कॉपी कर दूंगा। तो डिबेंचर्स की न्यू वैल्यू कॉपी करता हूं। डिबेंचर्स की न्यू वैल्यू थी 1,56,000 और 65,000, वो दोनों को प्लस कर देंगे और कॉपी कर देंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में डिबेंचर्स आ गया 2,21,000। कैसे आया, दोनों नए डिबेंचर को प्लस कर दिया, 156 प्लस 65। डिबेंचर्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें कॉपी कर देंगे। डिबेंचर्स तो न्यू वैल्यू मैंने कॉपी की, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट है सेम टू सेम कॉपी कर देंगे।
क्रेडिटर्स सेम टू सेम कॉपी कर देंगे टोटल करके, बिल्स पेबल सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। तो डिबेंचर्स की न्यू वैल्यू और बाकी सारी चीज की ओल्ड वैल्यू। देखिए डिबेंचर्स की न्यू वैल्यू आ गई 2,21,000, कैसे है आपको बताया मैंने। बाकी सारी चीजें कॉपी कर दी है, पब्लिक डिपॉजिट कॉपी कर दिया 1,20,000, क्रेडिटर्स कॉपी कर दिया 3,50,000 और बिल्स पब्लिक कॉपी कर दिया 1,30,000। और ये टोटल आ चुका है। एसेट साइड पे तो सब कुछ ही कॉपी करना था, एसेट साइड पे सारी चीजें कॉपी कर दूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को प्लस करके कॉपी कर दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी दोनों को प्लस करके कॉपी कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस करके कॉपी कर दूंगा, स्टॉक प्लस करके कॉपी कर दूंगा, डेटर्स प्लस करके कॉपी कर दूंगा, बैंक बैलेंस प्लस करके कॉपी कर दूंगा। तो देखिए लिख दिया, एक लैंड एंड बिल्डिंग कॉपी कर दिया, मशीनरी कॉपी कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कॉपी कर दिया, स्टॉक डेटर्स कैश भी कॉपी कर दिया। एक चीज जो एक्स्ट्रा लिखी है वो मैंने ऑलरेडी बता दी है, जो दो कंपलसरी रिजर्व थे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, दोनों को मिला के 4 लाख था, वो कॉपी कर देंगे एसेट साइड पे अदर नॉन करंट एसेट्स के नाम से। देखिए लिख दिया अदर नॉन करंट एसेट्स अमालगमेशन एडजस्टमेंट, कितना 4 लाख, इजी। अब टोटल करोगे तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड टैली हो जाएगी, इजी। ये था परचेज मेथड। क्या था परचेज मेथड? इसमें क्या किया, जब हम लोग नेट एसेट निकाल रहे थे हमने एसेट्स प्लस किए, लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स तक माइनस की, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस नहीं किया, यही फर्क था। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट करेंगे कौन सी मेथड से? मर्जर मेथड से। मर्जर मेथड में फर्क सिर्फ इतना सा है, एसेट्स तो सेम टू सेम कॉपी कर दिए 40 लाख 27 लाख, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स भी सेम टू सेम कॉपी कर दिया। यहाँ तक कॉपी करते हैं 4 चीज तो वो परचेज मेथड होती है। इसके बाद सारे रिजर्व्स भी माइनस कर दें, इक्विटी और प्रेफरेंस को छोड़ के सब कुछ माइनस कर दें तो मर्जर मेथड बन जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब चीज भी माइनस कर देंगे सेम टू सेम अमाउंट पे। तो देखिए 4 चीज के बाद 1 2 3 4 के बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सब कुछ माइनस कर दिया। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया तो नेट एसेट्स निकल गया 25,24,000। वैसे ही एसेट्स में से इन सब को माइनस कर दिया टोटल करने के बाद तो ये आ गया 17,10,000। वापिस से देखेंगे गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। अगर पीसी बड़ा है तो गुडविल है, अगर एनए बड़ा है तो कैपिटल रिजर्व है। पीसी हम लोग पहले ही निकाल चुके कॉमन, पीसी तो 31,70,000 और 13,50,000, एनए है 25,24,000, मतलब यहाँ पे पीसी बड़ा है, ईसी जो है वो बड़ा है। और अखरोट का एनए था 17,10,000 और पीसी था 13,50,000। यहाँ पे एनए बड़ा है, यहाँ पे क्या बड़ा है, अखरोट में एनए बड़ा है। तो एक जगह गुडविल आएगा, एक जगह कैपिटल रिजर्व आएगा। तो पहले गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल में पीसी बड़ा था तो ये आ गया गुडविल 6,46,000, लेकिन अखरोट के केस में एनए बड़ा था तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व 3,60,000। ये है गुडविल, ये है कैपिटल रिजर्व। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सेट ऑफ करके गुडविल बना देंगे। नेट गुडविल कितनी आ गई? 2,86,000। 286 कैसे आई? 640 गुडविल था, 360 कैपिटल रिजर्व था, दोनों का डिफरेंस निकाला तो आ गया 2,86,000 गुडविल। अब इस गुडविल को हम लोग लिखते नहीं हैं। अगर परचेज मेथड में गुडविल आया होता तो मैं उसको रिकॉर्ड करता एसेट साइड पे। इस सब में तो गुडविल आया है तो गुडविल को रिकॉर्ड तो करते नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व और पीएल में से इसको माइनस कर देंगे। इस मेथड में ऐसे ही करना होता है, गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, गुडविल का जो अमाउंट आता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। क्लियर है? रिजर्व्स में से। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी तो सेम टू सेम आएगा, जैसे पिछली बैलेंस शीट में आई थी वो सेम टू सेम कॉपी कर दिया, 16 लाख, प्रेफरेंस 12 लाख कॉपी कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम कॉपी कर दिया। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में जो चीज थी उसमें से माइनस करना है, किसमें से? जनरल रिजर्व और पीएल में से। जनरल रिजर्व और पीएल दिया हुआ है, दोनों को प्लस करूंगा और उसमें से क्या माइनस कर सकता हूँ? गुडविल। तो देखिए जनरल रिजर्व जो था उसमें से 2,86,000 गुडविल माइनस करके 3,59,000 आ गया। बाकी सारी चीजें सब कुछ सेम टू सेम कॉपी होता है, जैसे रिवॉल्यूशन रिजर्व कॉपी कर देंगे दोनों को प्लस करके, जनरल रिजर्व हो चुका है, पीएल को दोनों को प्लस करके कॉपी कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस दोनों को प्लस करके कॉपी कर देंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दोनों को प्लस करके कॉपी कर देंगे। तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम कॉपी कर दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कॉपी कर दिया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कॉपी कर दिया, रिवॉल्यूशन रिजर्व कॉपी कर दिया, जनरल रिजर्व मैंने अभी आपको बताया उसमें से गुडविल को माइनस करके कॉपी कर दिया, पीएल सेम टू सेम कॉपी कर दिया। अगर जनरल रिजर्व बाय चांस कम पड़ जाता तो पीएल को भी यूज कर सकता था, इजी। इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम टू सेम एज इट इज कॉपी करनी है जो पिछले बैलेंस शीट में थी। तो डिबेंचर्स कॉपी कर दिया, पब्लिक डिपॉजिट कॉपी कर दिया, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कॉपी कर दिया फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट, दैट इज जो अभी हमने बनाई थी किसके लिए? परचेज मेथड के लिए।
अब एसेट साइड पे सब कुछ कॉपी करना है, लेकिन एक चीज जो भूलनी नहीं है वो है इस सम में हम लोग रिजर्व्स लेके नहीं गए कंपलसरी रिजर्व। तो इस मेथड में जो दो कंपलसरी रिजर्व थे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं इन द फॉर्म ऑफ एसेट। जो सेट ऑफ करने के लिए पिछले बैलेंस शीट में लिखा था वो नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही है। सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा तो मेरा टैली हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग सेम कॉपी कर दी, प्लांट एंड मशीनरी कॉपी कर दी, इन्वेस्टमेंट कॉपी कर दिया, स्टॉक डेटर्स कैश भी कॉपी कर दिया। सिंपल है। इस मेथड में अमालगमेशन एडजस्टमेंट करके कोई वर्ड आता नहीं है, वो परचेस मेथड में आता है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। टोटल करूंगा तो ये बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाएगा। सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था, एग्जाम ओरिएंटेड सम था। अगर आप इसको 2-3 बार समझ के कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।